हेलो बच्चों, मैं मेघा बलानी आप सभी का वेलकम करती हूँ। और आज हम करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है, आत्मकथ्य, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 पद किए थे और गलती से मैंने बोल दिया था कि वहां पे 2 पद और हम करने वाले आगे, तो आगे सिर्फ एक ही पद है, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो आत्मकथ्य जिसमें हमने पढ़ा था कि जयशंकर प्रसाद जो थे वो और उनके फ्रेंड्स उनको कहते हैं, उनके मित्र कहते हैं कि आप जो हैं अपनी आत्मकथा लिखो। तब जो जयशंकर प्रसाद हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने अपने जीवन में ऐसा, मतलब मेरे जीवन में इतने दुख आए थे, इतनी परेशानी आई है, तो वो मैं दूसरों को नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं लिखना चाहता। तो पहले तो उन्होंने अपने मित्रों के साथ थोड़े से उस तरह से बात की कि भाई मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। अब वो अपने जीवन में कुछ और बातें बताना चाहते हैं जिसकी वजह से वो नहीं भी लिखना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और उसके बाद हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो लास्ट पद है उसको देख लेते हैं, क्या कहते हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब जयशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, अब वो अपने मित्रों से कह रहे हैं, अब से पहले वो कह रहे थे कि भाई मेरे अंदर जो है, तुम अगर पढ़ लोगे, मेरी जो आत्मकथा पढ़ोगे उससे तुमको रस मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा ऐसा वो कहते हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं, अब वो कह रहे हैं कि मेरा जीवन तो बहुत छोटा सा है और उसकी जो बड़ी बड़ी कथाएं हैं वो मैं तुमको कैसे कह दूं। मतलब मेरा जीवन बहुत तुच्छ सा है, सामान्य सा है, और उसमें जो कथाएं आई हैं उनको मैं आपको क्या कहूँ, कैसे कहूँ, क्योंकि मैं भी एक सामान्य सा मनुष्य ही हूँ। मेरे जीवन में ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ है जिसको मैं आपको बता सकूँ। तो मतलब इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाहते हैं कि मैं भी बाकी लोगों की तरह सामान्य हूँ, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया है कि जिसके लिए मुझे अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए। क्या ये अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं अपनी बातें बताऊं, या मैंने अपने जीवन में जो जो किया है, जो भी बड़ा किया है, जो छोटा किया, जो भी किया है, मैं वो बताऊं। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं खुद मौन रहूं, मैं चुप रहूं और लोगों की सुनूं। ठीक है, लोगों की सुनने के लिए कह रहे हैं कि मैं, इससे अच्छा तो ये हो कि मैं अपनी कथा ना कह के मैं दूसरे लोगों की जो है उनकी बातों को सुनूं और खुद मौन रहूं। कई लोग होते हैं जो सिर्फ बोलते ज्यादा हैं, हमेशा अपनी बात बोलेंगे, ये भी बोलना है वो भी बोलना है, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी उसके अंदर होती है जो चुप रह के सामने वाले की बात सुनता है, जो कि आज के टाइम पे बहुत कम देखने को मिलती है। आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति को लगता है कि अरे मैं बोलूं, मेरी जितनी नॉलेज है उतनी तो किसी के पास नहीं होगी, मैं बोलूं। लेकिन जो कम बोलता हो और बिल्कुल नपा तुला बोलता है, एक्चुअल में वही ज्ञानी है। जो ज़्यादा बोलते हैं समझो उनके अंदर ज्ञान तो है, पर ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि सारे बोलने वाले ऐसे अज्ञानी होते हैं। मतलब दूसरे की बात को सुनना भी जरूरी है। आप भले कितना ही बोलते हो कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर सुनने की भी होनी चाहिए कि आप अगर कोई बोल रहा है तो उसकी बात को पूरा सुने फिर बोले। ठीक है, ये मेरे अंदर कमी थी, लेकिन अब मैं इस कमी को थोड़ा थोड़ा सुधार रही हूँ। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं बोलते बोलते सामने वालों की बात के बीच में बोल देती थी, लेकिन फिर ये चीज़ जो है मेरे अंदर आया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सामने वाले की बात भी सुननी है और बिल्कुल अच्छे से सुननी है। ऐसा नहीं कि अपने काम की बात सुनी, चलो ठीक है। तो ये चीज़ पता है मेरे से कैसे ठीक हुई। अगर आप में से भी किसी के अंदर अगर ऐसी बात है कि कोई सामने वाला बोलता है, तो आप पहले से अपने अंदर कुछ बातें सोच रखते हो कि अरे ये चुप होगा तो मैं इसके बाद मैं ये बात बोलूँगा या बोलूँगी। अगर ऐसा होता है तो उस चीज़ को आप ठीक कर सकते हो। कैसे ठीक करोगे? बुक्स पढ़ो। बुक्स पढ़ने से पेशेंस लेवल जो होता है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है। आप सामने वाले की बात सुन सकते हो। कि जैसे बुक होता है, हम बुक को रीड करते हैं या कोई नॉवल पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हम ही पढ़ रहे होते हैं, तो हमको तब तक उस चीज़ का समझ में नहीं आता है जब तक हम वो कंप्लीट वो चैप्टर या पार्ट जो है वो नहीं पढ़ लें। तब तो हमको पूरी बात समझ में नहीं आती कि इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था इस स्टोरी में। तो वहीं से ही आपके अंदर पेशेंस आना स्टार्ट हो जाता है कि सामने से कोई बात जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप बीच में अपनी बात या अपने थॉट्स नहीं ला सकते हो। तो वो चीज़ आपको वहाँ से आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये कमी है तो इसको ठीक कर लेना, आगे जाके बहुत काम आएगी। अगर आप एक अच्छे लिसनर हो ना, तो आप काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सही कर लेते हो। तो अच्छा लिसनर बनना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा,
अब अगर मेरी तुमने आत्मकथा सुन भी ली, जो मेरी बिल्कुल भोली सी है, बिल्कुल सीधी सादी सी जो मेरी आत्मकथा है, उसको अगर सुन भी लोगे तो तुम क्या भला कर लोगे? कुछ ऐसा नहीं होने वाला। यानी मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसको तुमको पढ़ के तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा या तुम्हारे काम कोई चीज आ जाएगी, कुछ बात आ जाएगी, क्योंकि मेरा जीवन भी कैसा है, बिल्कुल सामान्य सा है। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और अभी मेरे मन जो है, मेरा मन भी नहीं है कि मैं जो हूँ अपने मतलब जो मेरे दुख थे, जो मेरे दर्द थे, मैं उनको वापस से याद करूं और उनके बारे में लिखूं। तो अभी मेरा वैसा कोई मन नहीं है। मेरी जो भी व्यथाएं हैं वो अभी मौन हैं, अभी शांत हैं, तो मैं उनको फिर से उजागर नहीं करना चाहता। और अभी वो समय भी नहीं आया है कि मैं इसके लिए सारी चीज़ें करूं। यानी मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कोई मैंने बड़ा काम नहीं किया है जिसके लिए मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। तो ऐसे कह के उन्होंने अपनी बात को अंत किया। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। आत्मकथ्य व्याख्या में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मेरा जीवन जो है बहुत सामान्य सा है। मैं तुच्छ सा मनुष्य हूं। मैं अपने साधारण जीवन की बड़ी बड़ी यश गाथाएं कैसे लिख दूं? इससे तो अच्छा यही है कि मैं औरों की कथाएं सुनता रहूं और अपने बारे में मौन रहूं। वो क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे अंदर जो साधारण जो कथाएं हुई थी, मेरे साधारण जीवन जो था, सिंपल जीवन, उसको मैं से बड़ा बड़ा करके कैसे बता दूं अपनी आत्मकथा में कि भाई मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। यानी उनके लिए उनके जीवन में जो भी उन्होंने किया वो उनको बहुत सिंपल सा लगता था कि मैंने जो भी किया है नॉर्मली किया है, तो इसके लिए मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब कवि मित्र को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि भला तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा को सुनकर क्या कर लोगे? उसमें तुम्हारे काम की कोई बात ही नहीं है। और अभी मैंने ऐसा कोई महानता वाला काम भी नहीं किया है कि जिसके लिए मैं उसमें लिखूं और तुमको अनुभव मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। एक बात और है कि मेरे जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव जो है अभी शांत है, मेरे सारे दुख व्यर्थाएं जो है वो शांत हैं। तो मैं अपने मन को कुछ भी लिखने के लिए, मेरे मन में अभी कोई ऐसी उमंग नहीं है और अभी वो मुझे समय भी नहीं लगता है कि हाँ वो समय आ गया है कि जब मुझे आत्मकथा लिखनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपने मित्र को ये सारी बातें कहीं आत्मकथा ना लिखने के संबंध में। क्लियर? अब बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर पर। तो प्रश्न पहला देखते हैं क्या है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे? भाई उनके अंदर बहुत सारी चीजें थी। पहली चीज तो थी कि उन्होंने अपने जो दुख दर्द हैं, व्यथाएं हैं, वो दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। दूसरा, उनकी दुर्बलताएं, उनकी कमियां हैं, वो नहीं दिखाना चाहते थे। सरलता के कारण कवि ने कई बार धोखा खाया था। जो अपने व्यक्ति जीवन में जो उनको मिला था वो उसके लिए दूसरों से अपना उपहास नहीं बनवाना चाहते, मतलब मजाक नहीं उड़वाना चाहते। अपने जीवन की बहुत सारी पीड़ादायक जो घटनाएं हैं उनको याद करके फिर से मतलब घाव पैदा नहीं करना चाहते हैं। कवि अपने व्यक्तित्व अनुभव को दुनिया के समक्ष जो है वो प्रस्तुत नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि मेरे जो अनुभव है वो लोगों को पता चले, इसलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? भाई अभी समय इसलिए नहीं कहता है क्योंकि पहले तो कवि का जीवन जो दुख और अभावों से भरा है, मुश्किलें से कवि ने जो है अपनी पुरानी जो वेदनाएं हैं उनको दूर किया है। अब फिर से आत्मकथा लिख के वो अपनी जो असफलताएं, जो उनके मन में जो दुख है, उनको फिर से वो उजागर नहीं करना चाहता है। और दूसरा, कवि को ऐसा लगता है कि उसे कभी भी कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है कि जिसकी वजह से वो, या उसने कोई ऐसा बड़ा महानता वाला काम नहीं किया है जिसके लिए उसे क्या लिखना चाहिए? आत्मकथा जो है वो लिखना चाहिए। इसीलिए जो है उन्होंने बोला कि अभी भी समय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पाथेय मीन्स क्या होता है कि रास्ते का भोजन या सहारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। सुखद स्मृति को भी क्या कहा है? पाथेय बनाने के लिए आशय कवि का ये है कि स्मृति के सारे जीवन जीने से कवि के प्रेयसी जो है उनसे दूर जो हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसी की मधुर स्मृति है और उसी की स्मृतियों को कवि ने अपने जीने का क्या बना रखा है? सहारा बना रखा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भाव स्पष्ट कीजिए। आपको इसके भाव बताने हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे उनको वो कभी प्राप्त नहीं हुआ, और कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वो भी उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ, और उसका जीवन जो है हमेशा कैसा था? सुख से वंचित रहता था, मतलब हमेशा सुख से वो दूर ही रहे हैं। इस दुनिया में सुख जो क्या है? एक छलावा मात्र है। ऐसा नहीं होगा कि सुख हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। सुख होगा तो दुख भी आएगा, दुख होगा तो सुख भी आएगा। तो दुख में दुख ही नहीं होना चाहिए ज्यादा, सुख में सुख ही नहीं होना चाहिए ज्यादा, ये बोलते हैं ना। और ये सही बात है। जैसे ज्यादा सुखी भी रहते हैं ना, तो जैसे दुख आता है ना, बहुत ज्यादा ऐसे डिसहार्टेड, आपने ऐसे लोग देखे होंगे
कि जो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, जब हल्का सा कुछ मिल जाए उछल उछल के नाचते हैं ये वो। जब दुख आएगा ना सबसे ज़्यादा रोते भी वही हैं। तो अगर दुख आता है तो उसको देख लो कि हाँ भाई ठीक है, आया है, उसको डील करना पड़ेगा, करो उसको। और सुख आता है तो कह दो ठीक है, सुख भी आया है, जब दुख के भागीदार बन सकते तो सुख भी आ सकता है, तो उसको भी लो, लेकिन उसको घमंड की तरह नहीं लेना ना। ये चीज़ें, हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह क्या हो जाता है, जल्दी ही समाप्त हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भाव स्पष्ट करना है आपको। जिसके अरुण, ऐसे ही आपको आएगा क्वेश्चन, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लो प्रश्नोत्तर आ रहे हैं, उन प्रश्नोत्तर में आपको किसी भी पद की 2 से 3 लाइनें दे दी जाएंगी और कह दिया जाएगा इसका भाव स्पष्ट करो। तो आपको पूरा अच्छे से सबकी व्याख्या अच्छे से आनी चाहिए जिससे आप लिख पाओ। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। बहुत इंपॉर्टेंट 2 लाइनें हैं ये आपकी आ सकती है, ठीक है, इसीलिए इन्होंने इन्हें क्वेश्चन के रूप में भी दिया है। कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी प्रेममयी भोर वेला भी अपनी मधु लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख जो है सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी क्या है, बढ़कर है। मतलब जैसे सूरज की जो सुबह सुबह की जो किरणें हैं उनसे भी ज्यादा सुंदर क्या है, मेरी प्रेयसी के गाल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो भाई इसमें काव्य की क्या क्या विशेषताएं थी? तो पहली चीज, ये सारी चीजें आप शैली जो थी ना वहां से ले सकते हो कि क्या क्या बताया था। तो पहली चीज तो क्या है, प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। जैसा कि हमको किससे पता चल रहा है, आप कोई भी अगर आपको वहां पे लाइन याद आती है तो वो आप लिख सकते हो। ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, यानी कि इसमें बिल्कुल खड़ी भाषा है, सिंपल भाषा है, जैसे हम नॉर्मल हिंदी बोलते हैं वैसी वाली। अपने मनोभावों में सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित, सुंदर और नवीन बिंबों का भी प्रयोग किया। सजीवता लाने के लिए उन्होंने क्या किया था, अरुण कपोलों वाली लाइन जो है वो आप लिख सकते हो। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। ठीक है, लाइन्स याद रहती है वहां पे तो तब लिख देना, अदरवाइज आप सिर्फ पॉइंट्स लिख सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट है, कवि ने अपने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। यह विडम, अब नए नए शब्द कौन से लेते हैं भाई, जैसे उन्होंने यह विडम्बना ले लिया, अरी सरलते, सरलता ना लिख के क्या लिख दिया, सरलते लिख दिया। तेरी हंसी उड़ाऊ में भूले अपनी या प्रवंचा, प्रवंचा एक अच्छा शब्द ले लिया उन्होंने। औरों की दिखलाओं में, यह विडम्बना, प्रवंचा, ये सभी क्या है, नवीन शब्द जो हैं, इससे क्या हो रहा है, काव्य में सुंदरता आ रही है। नेक्स्ट है, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं मानवीकरण, मानवेतर पदार्थों की मानव की तरह ही सजीव बनाकर प्रस्तुत किया है। जैसे उन्होंने क्या बताया था, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मतलब ये उन्होंने मानव जीवन से रिलेटेड बता दिया है। अरी सरलता, तेरी हंसी उड़ाऊ में, ये सारी चीजें जो हैं इस वजह से हमारा जो काव्य है वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो ऐसे विशेषता भी आ सकती है कि जयशंकर प्रसाद की कोई जो ये आत्मकथा है उसकी आप क्या लिखो, शैली लिखो, तो शैली में आप इस तरह से लिख सकते हो। या इस आत्मकथा के क्या लिख दो, काव्य विशेषता लिख दो उसकी कि काव्य की विशेषता क्या है, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन ऐसे घूम के आ सकता है 2-3 तरीके से। आगे बढ़ते हैं। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? जो स्वप्न उन्होंने देखा था कि भाई आलिंगन में उनकी क्या आ रही है, प्रेयसी आती है लेकिन वो नहीं आ पा रही है, तो ये सारी चीजें जो हैं उन्होंने स्वप्न में देखी थी जो उनको जीवन में कभी नहीं मिली थी। ये अंतिम क्वेश्चन है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वे अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि क्या कह रहे हैं कि नायिका जो स्वप्न में उनके पास आकर उनसे मुस्कुराकर फिर भाग गई। कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रेम के वो सपने देख रहे थे वह उन्हें कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। उनका जीवन जो था हमेशा कैसा था, उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख एक छलावा है, हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है और स्वप्न की तरह क्या हो जाता है, जल्दी समाप्त हो जाता है। तो यहीं पर ही हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे कौन सा, इसके बाद हम करेंगे वो तदुत्तरित मुस्कान वाला जो है वो चैप्टर हम करेंगे। जो डिडक्ट हो गए हैं उनको अभी हम नहीं करने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।